नमस्ते। आज हम हिमालय के एक ऐसे प्राचीन साम्राज्य की कहानी में झांकने वाले हैं और साथ ही ये भी समझने वाले हैं कि आखिर इतिहास होता क्या है, इसे लिखता कौन है। ये सिर्फ किसी जगह की कहानी नहीं है, ये तो पहचान की एक बहुत बड़ी लड़ाई की कहानी है। इससे पहले कि हम इतिहास के पन्नों में खो जाएं, चलिए आज में चलते हैं, कुमाऊं की जीती जागती संस्कृति को महसूस करते हैं। ये एक ऐसी संस्कृति है जो इन पहाड़ों में सांस लेती है, जिसके लोकगीतों में आज भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। जैसे कि इनकी बैठकी होली को ही ले लीजिए। ये सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि सुरों का उत्सव है। जरा सोचिए, लोग एक साथ बैठकर क्लासिकल रागों पर होली के गीत गा रहे हैं, और ये जश्न कोई एक दो दिन नहीं, बल्कि बसंत पंचमी से शुरू होकर महीनों तक चलता है। तो सवाल ये है कि ये इतनी गहरी और अनोखी संस्कृति आई कहाँ से? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। ये एक लंबे और ताकतवर साम्राज्य की देन है, जिसने सदियों तक हिमालय पर राज किया। कुमाऊं का इतिहास ना बहुत पुराना है। 7वीं सदी में कत्यूरी राजवंश ने इसकी नींव डाली। उनके जाने के बाद ये इलाका थोड़ा बिखर सा गया, लेकिन फिर 15वीं सदी में आए चंद राजा, जिन्होंने कुमाऊं को फिर से एक किया और अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया। और यहीं से शुरू हुआ इस साम्राज्य का सुनहरा दौर। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक पहाड़ी राज्य था। अरे, ये तो एक आर्थिक पावर हाउस था। यहाँ सोना, चांदी, तांबे की खदानें थीं। यहाँ की बनी तलवारें और कटार इतने मशहूर थे कि इनका व्यापार तिब्बत से लेकर मुगल दरबार तक फैला हुआ था। और एक बड़ी मजेदार बात, चंद राजा किसी भी सरकारी दस्तावेज पर साइन नहीं करते थे, बल्कि अपनी कटार की छाप लगाते थे। इसे कटारदार कहते थे। ये उनकी ताकत और उनके अधिकार का सिंबल था, है ना कमाल? लेकिन जैसा होता है, हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां ये महान साम्राज्य कमजोर पड़ने लगता है और बाहरी ताकतें इस पर हावी हो जाती हैं। 18वीं सदी आते आते अंदरूनी लड़ाइयों ने चंद साम्राज्य को बिल्कुल खोखला कर दिया था। इसी कमजोरी का फायदा उठाया नेपाल के गोरखाओं ने और 1791 में कुमाऊं पर कब्जा कर लिया। फिर 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराया और कुमाऊं पर ब्रिटिश राज शुरू हो गया। गोरखाओं का वो 24 साल का राज, जिसे वहां के लोग गोरख्योल के नाम से जानते हैं, उसे कुमाऊं के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। इस दौर को बहुत ज्यादा टैक्स, गुलामी और जुल्म के लिए आज भी कड़वाहट के साथ याद किया जाता है। तो फौजी कब्जे के बाद एक और लड़ाई शुरू हुई, और ये लड़ाई थी कुमाऊं की अपनी कहानी पर कब्जे की। ये लड़ाई थी कलम की, इस बात की कि कुमाऊं का इतिहास आखिर लिखेगा कौन और कैसे लिखेगा। और यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं। एक तरफ थे अंग्रेज इतिहासकार, जिन्होंने वहां के मूल खस लोगों को पिछड़ा बताया ताकि वो कह सकें कि देखो, इन्हें तो हमारी जरूरत है। और दूसरी तरफ थे भारतीय राष्ट्रवादी, जिन्होंने उन्हीं खस लोगों को महान क्षत्रिय और एक बड़ी हिंदू पहचान का हिस्सा बताया, ताकि आज़ादी की लड़ाई को मजबूती मिले। लोग वही, इतिहास वही, लेकिन कहानियां एकदम अलग। तो अब सवाल ये उठता है कि कहानियों की इस खिंचतान में उन खस लोगों की अपनी असली पहचान का क्या हुआ? हुआ ये कि राष्ट्रवादी कहानी ज्यादा ताकतवर साबित हुई। धीरे धीरे लोगों की अपनी खस पहचान दबती चली गई और उसकी जगह एक बड़ी अखिल भारतीय हिंदू पहचान ने ले ली। वक्त के साथ खस शब्द का इस्तेमाल ही लगभग बंद हो गया। लेकिन क्या इतिहास सिर्फ किताबों में ही रहता है? नहीं, वो लोगों की परंपराओं में, उनके त्योहारों में, उनके गीतों में जिंदा रहता है। चलिए वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, कुमाऊं की संस्कृति में। याद है हमने बैठकी होली की बात की थी? उसकी जड़ें सीधी चंद राजाओं के उसी सुनहरे दौर से जाकर जुड़ती हैं। 15वीं सदी में उनके ही दरबार में मैदानी इलाकों का शास्त्रीय संगीत और पहाड़ों की लोक धुनें एक हुईं और होली की ये खूबसूरत परंपरा पैदा हुई। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इतिहास संस्कृति में कैसे जिंदा रहता है। और सिर्फ यही नहीं, कुमाऊं की रामलीला को तो यूनेस्को ने दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला ओपेरा माना है। यहाँ दशहरा मनाने का अपना एक अलग अंदाज है, और इनका छोलिया नृत्य, वो तो आज भी इनके पुरखों की योद्धा परंपराओं की याद दिलाता है। तो मतलब इतने उतार चढ़ाव, इतनी लड़ाइयों और इतिहास लिखने की इतनी कोशिशों के बाद भी कुमाऊनी पहचान आज भी जिंदा है और बहुत मजबूती से जिंदा है।
ये सिर्फ एक ऐतिहासिक बात नहीं है। आज भी भारत में लगभग 22 लाख लोग कुमाऊनी भाषा बोलते हैं। ये एक जीते जागते, सांस लेते हुए समुदाय का सबूत है, जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी पहचान आखिर बनती किससे है, हमारे इतिहास से या फिर उन लोगों से जो उस इतिहास की कहानी हमें सुनाते हैं। इस पर सोचेगा जरूर।